हो चुका आगाज रण की युग बदलने की तैयारी है। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक वही लाएगा जिसका संघर्ष जारी है। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन में क्लास 12 के केमिस्ट्री मिशन बोर्ड एग्जाम 2025। तो फर्स्ट बुक के जितने भी एमसीक्यू बनने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के, एकदम शानदार तरीके से आज हम इन सभी एमसीक्यू को सिर्फ एक वीडियो में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, वो भी फर्स्ट बुक के। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे आपको 10 नंबर के तो कम से कम आपको क्या आएंगे, 10 नंबर का आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो 10 नंबर आपके लिए बहुत होता है। तो 1 से 1.5 घंटे में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट बुक का क्या करेंगे, हम द एंड करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। तो सेशन को जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कह रहा कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। जब क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है, जल अपघटन होता है। तो कॉपर सल्फेट में क्या होता है, जो हमारा एनोड होता है, एनोड क्या होता है, धनावेशित होता है। इसमें क्या होता है, एनोड क्या होता है, हमारा धनावेशित होता है। हमारा क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, जो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन होगा। तो क्या वैद्युत अपघटन, ये क्या हमारे फैराडे का नियम है। ये हमारा क्या फैराडे का नियम, फैराडे नियम, ये फैराडे का क्या है, नियम है वैद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होता है, धनावेशित क्या होता है, कैथोड पर एनोड क्या होता है, हमारा धनावेशित होता है। एनोड क्या होता है, हमारा धनावेशित होता है और हमारा क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ऋणावेशित होता है। तो इसमें जब क्या होगा, जब इसमें हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे, यानी जब इसमें क्या करेंगे CuSO4। तो कॉपर सल्फेट यानी क्या होगा, कॉपर क्या होगा, कॉपर पर क्या होगा, कॉपर हमारा क्या होगा, डबल प्लस होगा, Cu डबल प्लस, और सल्फेट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, SO4 डबल माइनस। तो क्या होगा, इसमें पूछ रहा क्या, कैथोड पर कौन मुक्त होगा। तो क्या कैथोड क्या ऋणावेशित है, तो क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, धनावेशित तो जाएगा। तो धनावेश क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो हमारी क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो विद्युत का संचालन कौन करेगा, तो हमारा तो कोलराउस के नियम से हमारा क्या है, जो NaCl है, हमारा NaCl है, यह क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। जो NaCl है क्या, हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य। यूरिया तो क्या होगा, ये टूटेगा नहीं। जल क्या ये वैद्युत संचालन करेगा नहीं। कॉपर जल का संचालन करेगा नहीं। तो हमारा क्या NaCl इसका क्या होगा, विद्युत का संचालन करेगा। ये हमारा क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। हमारा क्या है, NaCl प्रबल वैद्युत क्या है, अपघट्य है, अपघट्य है। किस नियम से, कोलराउस के नियम से। कोलराउस का नियम कहता है कि जो क्या हमारे NaCl क्या है, हमारा प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो कोलराउस नियम से। फिर आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा किसी चालक सेल का स्थिरांक, कोई चालक सेल है तो सेल का स्थिरांक हम जानते हैं R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ρL/A। तो यहाँ पर जो हमारा L/A था, इसी को हम तो इसी को कहते थे ना सेल स्थिरांक। यही तो हमारा है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। हमारा L/A क्या है, सेल स्थिरांक है। और R हमारा क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है। और हमारा रो क्या है, हमारा रो क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। हमारा रो क्या है, प्रतिरोधकता है। तो हमारा L/A कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा अगला क्वेश्चन, चालकता किसका व्युत्क्रम होता है। जो हमारा चालकता होता है किसका व्युत्क्रम होता है, तो जी बराबर क्या होता है, हमारा 1/ρ। चालकता को क्या कहते हैं, जी, यानी जी बराबर क्या होता है, 1/r। और हमारा कप्पा बराबर क्या होता है, 1/ρ। तो हमारा चालकता को किससे हम क्या करते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो चालकता हमारा क्या है, 1/ρ। तो यानी प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। तो हमारा क्या होगा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और हमारा जी क्या है, चालकत्व। ये चालकत्व पूछता, ये हमारा क्या है, जी चालकत्व है। चालकत्व पूछता तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकत्व। और प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, हमारा चालकता होता है। चालकता को क्या लिखते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट। तो कह रहा है 4 धातुएं दिया गया है ABCD। 4 धातु हैं ABCD की मानक इलेक्ट्रोड विभव 1 + 1.6, 2.1 माइनस में 0.35 और इतना। तो इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता यानी अभिक्रियाशीलता का क्रम लिखिए। यदि क्या होगा, बोल्ट क्या होगा, बोल्ट क्या होता है, घटता है, यानी बोल्ट क्या होगा, घटेगा। तो सक्रियता क्या होगा, बढ़ता है, सक्रियता क्या होगा, बढ़ेगा।
तो वोल्ट घटेगा तो यानी सक्रियता बढ़ेगा। तो मतलब क्या करा है, घटते हुए क्रम में। तो सक्रियता सबसे कम वोल्ट कितना है, सबसे कम वोल्ट क्या है -2.1 सबसे कम वोल्ट है। उससे ज़्यादा वोल्ट क्या हमारा 0.76 माइनस में है। और उससे अधिक वोल्ट कितना है हमारा 0.35 और उससे अधिक वोल्ट हमारा क्या है, या क्या होगा उससे अधिक वोल्ट, या क्या होगा वोल्ट क्या होगा घटेगा। तो वोल्ट क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब क्या है ये वोल्ट बढ़ रहा है। तो वोल्ट बढ़ रहा है तो हमारा क्या होगा सक्रियता क्या हो रहा है, ये सक्रियता का क्या है हमारा घटता क्रम है। तो 1.6 वोल्ट। तो क्या रहा सक्रियता सबसे अधिक, मतलब क्या रहा क्या धातुओं की घटती हुई सक्रियता। तो घटती हुई सक्रियता तो क्या रहा है वोल्ट बढ़ रहा है, क्या रहा वोल्ट बढ़ रहा है। तो क्या हो गई वोल्ट बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी सक्रियता घटेगी। तो वोल्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा सक्रियता घटा। तो -2.1 क्या हमारा बी। तो सबसे पहले हमारा आएगा बी। तो बी किस में आ रहा है, बी के बाद हमारा क्या आएगा हमारा, उसके बाद क्या 0.6 यानी बी के बाद हमारा आएगा डी। और उसके बाद आया कितना, ये हमारा क्या है तीसरे नंबर है तो आएगा सी, डी सी ए। तो हमारा क्या है सक्रियता का घटता क्रम, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो वोल्ट घटेगा तो हमारा क्या होगा सक्रियता बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि 2 फैरड विद्युत कितने कूलाम के समान होता है। तो यानी 1 फैरड बराबर क्या होता है, 1 फैरड बराबर होता है 96,500। तो 1 फैरड क्या होता है 96,500 कूलाम। तो हमारा 2 फैरड बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 96,500 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यानी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 0 6 दूनी 12 1 13 9 दूनी 18 1 19 3000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,93,000 क्या जाएगा हमारा कूलाम। तो 1,93,000 कूलाम ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सेल में 38% H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो 38% H2SO4 का उपयोग किस में किया जाता है हमारा होता है, इसका राइट आंसर सीसा संचायक सेल। तो सीसा संचायक सेल में इसे कहते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इसको लेड स्टोरेज BATTERY भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी यानी सीसा संचायक सेल कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा यदि 0.8 मोलर बिलियन की विशिष्ट चालकता का मान 2 × 10⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो मोलर चालकता का मान क्या होगा। तो हमारा मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर क्या होता है कप्पा इंटू 1000/c। तो कप्पा इंटू 1000/c। तो हमारा मोलर चालकता ग्रीक लैम्डा यम का पावर c बराबर क्या होता है, ग्रीक लैम्डा यम का पावर c बराबर क्या होता है। तो क्या कप्पा का मान कितना दिया, विशिष्ट चालकता का मान, ये हमारा क्या है विशिष्ट चालकता, ये हमारा क्या है कप्पा। तो ये हमारा क्या है कप्पा का मान दे दिया। और हमारा क्या ये हमारा सी का मान यहाँ पर दे दिया। तो हमारा क्या ये पाई एम सी का मान, तो यही तो निकालना है, यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कप्पा का मान कितना 2 × 10⁻−2 2 × 10⁻−2 और 1000 यानी 10⁻3 और ये हमारा क्या है 0.8 है 0.08। तो इसकी जगह पर इसको हम काटेंगे क्या होगा 10⁻2 हो जाएगा। तो यानी हो जाएगा 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻3 में 2 गया यानी क्या होगा 10⁻−1 और इसको क्या करेंगे इसके लिए हमें 10 का पावर क्या करेंगे ऊपर 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा 8। तो हो जाएगा 2 चौके 8 और यानी ये हो जाएगा क्या ऊपर हो जाएगा हमारा कितना बचेगा तो हो जाएगा 2। ये 10⁻3 था तो हमारा क्या होगा प्लस में होगा ना, 1 सेकंड, ये हमारा क्या जाएगा 10⁻1 यानी हो जाएगा 1000/4 यानी आ जाएगा हमारा क्या 250। तो 250 हमारा क्या हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है अगला क्वेश्चन NaCl HCl और CH3COO के लिए ग्रीक लैम्डा नाट्यम क्रमशः 126.4 और 425.9 एवं
91.7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो CH3COOH के लिए ग्रीक लैम्डा नॉट का परिकलन कीजिए। तो इसका हम परिकलन करने के लिए इसमें जब भी जितना दिया क्या हमारा 91, तो हमारा क्या COOH, हमारा COOH के लिए पूछ रहा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, हमारा NA वाले इस वाले को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो हमारा इसका जो आएगा NA वाला, तो इसके लिए ये वाला इससे जो संबंधित है उसको वाले को क्या करेंगे, हम घटा देंगे, बाकी जोड़ देंगे। तो हमारा इसका क्या है, हमारा NaCl और CH3COOH। तो एक सेकंड, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा NaCl वाला इसको घटा देंगे और ये इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़कर इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा इसका निकल कर आ जाएगा। तो हमारा क्या है 91, हमारा HCl का कितना है 91 प्लस, और हमारा क्या है CH3COOH जो इसका है, इसके वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा 425। इसका कितना है, HCl का कितना है, दूसरे नंबर पे 425 और पहले नंबर क्या है CH3COOH। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और हम क्या करेंगे 126 क्या करेंगे, 4 को घटा देंगे। तो हमारा आ जाएगा 390.5। तो हमारा 390.5, तो हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्या इस प्रकार का जब भी आए तो CH3COOH उसको और H इन दोनों को इसमें जो मिल रहा है, इसमें से जो भी है जो संबंधित है उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे और जो बाकी बचेगा उसको घटाकर क्या करेंगे, हम इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो मिल रहा है H वाला और फिर CH3COOH, तो दोनों मिल रहे हैं, को जो दोनों मिल रहे हैं क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे जोड़कर, और जो बचेगा उसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हमारा क्या होगा CH3COOH और क्या होगा H मिल जाएगा, और हमारा क्या करेंगे Na, और इसमें क्या है Na और Cl का क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमें यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल Ca++ को Ca में अपचयन के लिए कितने फैरेट की आवश्यकता होगी। तो हमारा क्या Ca++, हमारा क्या Ca++ है, से हमको क्या करना है, Ca बनाना है। तो 2 से क्या हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, तो यानी कितने 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या 2 फैरेट, 2 फैरेट पर, तो यानी क्या हो जाएगा, कितने फैरेट की आवश्यकता होगी। तो हमारी क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। तो इनमें से कौन सा द्वितीयक सेल है। तो द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पुनः चार्ज किया जाता है, जिनको पुनः चार्ज किया जा सकता है, जिनको पुनः चार्ज किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो हमारा ईंधन सेल, इसको पुनः चार्ज कर सकते हैं, नहीं। तो हमारा क्या लेड स्टोरेज बैटरी को क्या कहते हैं, पुनः चार्ज कर सकते हैं। जो हमारा शुष्क सेल और मरकरी सेल है, ये हमारे क्या है, प्राथमिक सेल हैं, प्राथमिक सेल हैं, ये हमारे क्या है, प्राथमिक सेल। जो हमारा शुष्क सेल किसका उदाहरण है, यह पेंसिल सेल का, जो हमारा क्या पेंसिल सेल है वो हमारा क्या शुष्क सेल है। और जो हमारा मरकरी सेल होता है क्या होता है, ये हमारा बटन सेल होता है, बटन सेल। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा सेल के लिए मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसके लिए क्या है, E0 सेल का मान कितना दिया, E0 सेल का मान दिया है कितना 1.1 वोल्ट, और डेल्टा जी का मान क्या पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट का मान क्या कर रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो गिब्स ऊर्जा क्या करना है, गणना कर रहा है। तो यहाँ जिंक से क्या होगा, जिंक डबल प्लस हो गया, यानी एन का मान कितना है, एन बराबर कितना है यहाँ पर 2, जिंक से जिंक डबल प्लस हो गया। तो यहाँ पर एन का मान 2 है, तो डेल्टा जी नॉट बराबर 2 गुणे 96,500 गुणे क्या आ जाएगा 1.1। तो हमारा इतना आ जाएगा माइनस, ये माइनस में है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस में है, तो क्या होगा माइनस में आएगा 2 गुणे कितना आ जाएगा 2, इसका गुणा करेंगे 28 हो जाएगा 21,23,00। तो जूल प्रति मोल आ जाएगा। तो क्या होगा 21,23,00। तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तापमान में वृद्धि के साथ धातु का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा धातु का प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या कीजिएगा, कमेंट में बताई गई कि क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर
टी बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। तो यानी क्या हो रहा है, टी को बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। तो इसको क्या करना है, आपको बताना है। तो इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा सेल अभिक्रिया स्वतः होती है जब, सेल अभिक्रिया कब होगी, जब डेल्टा जी का मान, डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या, माइनस एन एफ ई। सेल यही तो होता है, माइनस एन एफ ई इंटू सेल होता है। तो हमारा क्या होगा, जब क्या होगा, डेल्टा जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो सेल अभिक्रिया स्वतः कब होगी, जब डेल्टा जी का मान क्या हो, ऋणात्मक होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा सांद्रता घटाने पर विशिष्ट चालकता, यानी हमारा सांद्रता क्या सी, विशिष्ट चालकता हमारा क्या है, कप्पा। तो सांद्रता घटाने पर हमारा जो कप्पा होता है, तो हमारा मोलर चालकता हमारा लैम्डा एम, ग्रीक लैम्डा सी यम बराबर होता है कितना, कप्पा इंटू 1000 बटे क्या है सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी से गुणा करते हैं, यहाँ पर ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर इंटू यहाँ क्या करेंगे सी कर दें, और यहाँ पर क्या हो जाए हमारा कप्पा इंटू 1000। तो यदि क्या करते हैं, यदि हम क्या करें सी का मान बढ़ाते हैं, यदि सी का मान बढ़ाएंगे तो हमारा कप्पा का मान क्या होगा, घटेगा। तो कह रहा सांद्रता घटाने पर, यदि क्या करें हम सांद्रता को क्या करें, घटा रहे हैं, सी को क्या करें घटा रहे हैं, तो हमारा कप्पा क्या होगा, कप्पा का मान क्या होगा, बढ़े नहीं, एक सेकंड, यदि क्या सी का मान घटाएंगे, यहाँ पर यदि क्या करेंगे हम इसका मान घटाएंगे तो क्या होगा, इसका मान भी तो घटेगा, और इसका मान यहाँ पर करेंगे, यदि क्या करेंगे इसका सी का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कप्पा का मान भी क्या होगा, सी का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कप्पा का मान बढ़ेगा। तो यानी सांद्रता घटाने पर क्या होता है, कप्पा का मान भी क्या होगा, घटेगा। यदि ये घट जाए तो ये भी तो घटेगा, तो क्या करना है, कप्पा को घटाने पड़ेगा, तो क्या स्थिर है। तो यदि क्या ये इन दोनों को स्थिर कर जाए तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, घटती है। तो विशिष्ट चालकता घटाने पर क्या होती है, सांद्रता भी क्या होती है, विशिष्ट चालकता, सांद्रता घटाने पर विशिष्ट चालकता घटती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा सेल स्थिरांक की इकाई, सेल स्थिरांक हमारा क्या होता है, एल बटे ए। हमारा सेल स्थिरांक क्या होता है, एल बटे ए ही तो होता है। तो एल का मात्रा क्या है, क्या करें, एल सेंटीमीटर में ले लेते हैं, और क्या इसको क्या करना है, यदि इसको भी क्या ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से क्या होगा, 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, और सेंटीमीटर इनवर्स यानी सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हमारा जो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, ईंधन सेल। हमारा क्या होता है, ईंधन सेल में क्या होता है, H2O2 का क्या होता है, H2O2 सेल कहते हैं। हमारे क्या है, ईंधन सेल में यही तो होते हैं। हाइड्रोजन का क्या करेंगे, ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा 96.5 सेकेंड के लिए कॉपर सल्फेट जली विलयन में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितने ग्राम कॉपर कैथोड पर प्राप्त होगा। तो हमारा टी का मान कितना दे दिया, टी बराबर दिया कितना, इतना सेकंड। एन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डबल प्लस हो जाएगा, यानी एन बराबर क्या हो जाएगा 2, और आई का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 2 एम्पियर, और डब्लू का मान क्या ग्राम में पूछ रहा है। तो डब्लू बराबर हमारा होता है क्या, ई आई इंटू टी बटे एन गुणे 96,500। तो हमारा डब्लू का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या है, ई का मान कितना है 63.5। ई का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तुल्यांकी बार क्या होगा 63.5। तो इसका तुल्यांकी बार निकालेंगे कॉपर सल्फेट का, तो हमारा क्या होगा 63.5 आ जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, आई से क्या करेंगे, आई में क्या करेंगे, आई का मान कितना है 2, समय कितना है 96.5 सेकेंड, और हमारा एन का मान कितना है 2 है, और 96,500 क्या करेंगे, यहाँ पर 96,500, यहाँ क्या है 96, यहाँ मतलब क्या होगा, यहाँ पर 96.5 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1,000 रख दें, यहाँ पर क्या करते हैं 1,000 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। तो 1,000 से हमारा कट जाएगा, और 2 से 2 ये हमारा कट जाएगा, तो और आ जाएगा हमारा यहाँ पर 63.5 × 10 का पावर -3, यानी डब्लू बराबर हो जाएगा 63.5 × 10 का पावर -3,
या 6.3 गुणे 10 का पावर -2 तो ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 6.3 गुणे 3 5, यहाँ 5 रहेगा ना, 6.35 गुणे 10 का पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अनुमान डेल्टा टी एफ अधिक होगा। तो हमारा क्या होगा, जिसमें आई का मान क्या होगा हमारा डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा हिमांक में अनुमान, यानी आई इंटू होता है के एफ इंटू मोललता तो मोललता। तो यहाँ पर इसका क्या मान क्या होगा, जिसका आई का मान क्या होगा अधिक होगा, तो जो अधिक टूटेगा वही क्या होगा उसका मान अधिक होगा। तो NaCl में क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा टूटेगा। यहाँ पर आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान 2 हो गया, आई का मान यहाँ पर आ गया 2। यूरिया ये हमारा क्या NH2CO NH2 ये हमारा क्या यूरिया का सूत्र है। तो यूरिया तो क्या होगा ये तो टूटेगा नहीं। ये हमारा क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज भी क्या होगा टूटेगा नहीं, ये आयन में टूटेगा नहीं, ग्लूकोज भी नहीं टूटेगा। और हमारा Na2SO4 ये हमारा क्या होगा 2 Na प्लस और SO4 क्या होगा डबल माइनस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 2 और 1, ये क्या रहा है ये 3, आई का मान यहाँ पर क्या है आई का मान 3 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो डेल्टा टी एफ का जिसका मान आई का मान अधिक उसका मान डेल्टा टी एफ का यानी क्या Na2SO4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है मोललता का मात्रक क्या होगा, मोललता यानी क्या होगा स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का मोललता बराबर होता है क्या, मोललता बराबर होता है WA गुणे 1000/MA गुणे WB। ये भी हमारा क्या है ग्राम में है। तो ये हमारा क्या विलायक, ये हमारा क्या WB क्या हमारा विलायक, विलय का भार बटे तो क्या हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर WA बटे इतना इंटू WB। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो इसका हमारा मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो हमारा क्या होगा मोल प्रति किलोग्राम। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि किसी विलयन के सांद्रण व परासरण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका सही है। किसी विलयन की क्या करें सांद्रण और परासरण को व्यक्त करने का क्या तरीका सही है। तो सांद्रण मतलब C, परासरण मतलब P या क्या लिख सकते हैं पाई। परासरण दाब को क्या लिखते हैं, परासरण को P या पाई से लिखते हैं, यानी ये परासरण दाब, यहाँ पर परासरण दाब हो जाएगा। परासरण दाब को व्यक्त करने का कौन सा तरीका सही है। P बराबर क्या था हमारा, यानी P या पाई बराबर क्या था हमारा CRT। P बराबर क्या CRT, जहाँ T क्या हमारा T हमारा क्या ताप, और R का मान कितना होता है, R का मान हमारा क्या R कांस्टेंट है 0.0821 ATM लीटर केल्विन प्रति मोल होता है। तो इसका क्या है मात्रक है। तो हमारा क्या है परासरण दाब, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा P/C बराबर RT, P/C बराबर RT, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर B हो जाएगा सही, ए तो होगा नहीं, PT हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है P/C कहीं आएगा नहीं, तो ये हमारा क्या ये और ये क्या होंगे सही नहीं होंगे, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर B वाला सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है समपराशरी विलयन की क्या होती है सांद्रता क्या होगी बराबर होती है हाँ या ना। तो क्या बराबर होता है घनत्व या इकाई बराबर होती है, मात्रा ग्राम में, शक्ति सांद्रता। तो हमारा क्या ये समान ये क्या है समपराशरी विलयन है, जिनके क्या आते हैं दोनों के क्या आते हैं इनके क्या आते हैं ताप क्या होंगे समान ताप और क्या है समान दाब पर, और इनकी क्या होनी चाहिए सांद्रता क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। समपराशरी विलयन है, समपराशरी विलयन हमारा क्या है इसके परासर दाब क्या है P1 और P2 है, हमारे क्या ये 1 है और ये 2 है। तो ये क्या होती है P1 और P2 क्या होनी चाहिए इनके दाब क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, इनकी सांद्रता भी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे विलयन क्या कराते हैं हमारे क्या होनी चाहिए समपराशरी विलयन कराते हैं। तो मतलब क्या होनी चाहिए समपराशरी विलयन की क्या होनी चाहिए सांद्रता बराबर, सांद्रता क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट कह रहा है अगला क्वेश्चन किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म करते हैं, किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की प्रकृति पर, विलायक के कणों की प्रकृति पर, विलय
तथा विलायक के दोनों कणों की प्रकृति पर, तो हमारा इसका जो विलेय अणु संख्या मतलब क्या होगा, अणुओं पर क्या होता है, अणुओं की संख्या, अणुसंख्य का मतलब क्या होगा, अणुओं की संख्या। तो विलेय के कणों की संख्या यानी विलेय के कणों की संख्या पर क्या कहते हैं, निर्भर करते हैं, ना कि विलेय के कणों की प्रकृति और कणों की प्रकृति पर ये तो निर्भर नहीं करते, क्या है, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है 20% KI का जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात करें यदि विलयन का घनत्व कितना हो, इतना दिया हो। तो KI मतलब पोटेशियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये परमाणु भर क्या 39, और आयोडीन का क्या होता है 127, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 166, तो 166 हो जाएगा। तो परमाणु भार तो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या, ये NCERT का क्वेश्चन दिया है, तो हमारा क्या है मोलर, ऐसे ही NCERT में क्वेश्चन दिया है, तो मोलरता तो मोलरता बराबर हो जाएगा, इसका मोलरता होता है क्या, परसेंटेज इंटू डी गुणे 10 बटे क्या होता है हमारा MA, यानी क्या, मालिकुलर एटॉमिक भार यानी परमाणु भार, जिसकी मोलरता ज्ञात करनी उसकी परमाणु भार, तो उसका परमाणु भार, तो हमारा क्या परसेंटेज कितना दिया है 20%, और घनत्व कितना दिया है 1.02 गुणे 10 बटे हमारा क्या है MA मास ऑफ एटॉमिक अणुभार दिया कितना 166। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 102 दूनी क्या हो जाएगा 204 बटे 166, यानी आ जाएगा 1.2। तो क्या जाएगा, ये 2 जीरो से क्या होगा, ये दोनों दशमलव हट जाएगा, यानी हो जाएगा 204 166 करने 166, और 2 बार में का 1.22 करके ऐसे कुछ आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव में विलेयता बढ़ाने के लिए, किसी द्रव की क्या करें, द्रव में विलेयता बढ़ाने के लिए, तो किस द्रव में करें, किसी गैस की, जो हमारा क्या है ये गैस है, गैस की क्या करें द्रव में क्या करें विलेयता बढ़ाने के लिए, मान लीजिए हमारा क्या है द्रव है, द्रव में विलेयता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। तो हेनरी का नियम कहता है, हेनरी का नियम, जो हेनरी का नियम है, हेनरी का नियम कह रहा है, हेनरी का नियम कह रहा है विलेयता जो क्या होता है, दाब किसके अनुक्रमानुपाती होता है, विलेयता के, यदि क्या करेंगे दाब को यदि क्या करेंगे बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी गैस में क्या करें, किसी गैस को क्या करें यदि द्रव में घोलना है तो क्या करेंगे, उसके दाब को बढ़ाकर यानी दाब अधिक करके क्या करते हैं, हमारा कोल्ड ड्रिंक इसका उदाहरण होता है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है CO2 गैस भरी जाती है, क्या करते हैं प्रेशर को उसको बढ़ा देंगे, दाब को क्या करें अधिक करना पड़ेगा, और क्या होगी द्रव में ऑटोमेटिक घुल जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्तें, कोई आदर्श विलयन है उसके लिए आवश्यक शर्त होती क्या है। तो वे विलयन जो राउल्ट के नियम का करते हैं पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो वे विलयन आप 1-2 नंबर में पूछे तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। जहाँ पर क्या हो डेल्टा एच का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डेल्टा भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी P बराबर क्या होना चाहिए, PA प्लस PB होना चाहिए, वही क्या करेगा हमारा आदर्श विलयन कहलाएगा। तो हमारा P बराबर PA प्लस PB, डाट डेल्टा H बराबर 0, डेल्टा B बराबर 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही तो हो जाएगा यहाँ पर सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा स्थिर क्वाथी मिश्रण में घटकों को समान होते हैं क्या। जो स्थिर क्वाथी मिक्सचर AgO ट्रॉपिक मिक्सचर, जो हमारा क्या होता है स्थिर क्वाथी मिक्सचर कहते हैं क्या, AgO ट्रॉपिक मिक्सचर, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण के जो हमारा क्या होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, उसका क्वथनांक क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण के जो क्वथनांक होते हैं क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण के घटकों के जो क्या होते हैं क्वथनांक क्या होते हैं, समान होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण का क्या होगा, क्वथनांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा यदि मूल प्रभाज x से बराबर 0.6 है तो xb का मान, तो हमारा क्या होता है x से प्लस xb बराबर क्या होता है 1। तो x का मान कितना है 0.6,
तो यक्स बी का मान पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1, यक्स बी बराबर 1 माइनस 0.6 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.4। तो हमारा 0.4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इतना आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सा संबंध अवाष्पशील व वाष्पशील पदार्थों के मिश्रण वाष्प दाब से क्या है संबंधित है। तो हमारा क्या है अवाष्पशील और वाष्पशील के लिए, तो ये क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। हमारा क्या है अवाष्पशील और वाष्पशील के लिए, तो अवाष्पशील और एक अवाष्पशील और वाष्पशील हो तो उसके पदार्थ के मिश्रण के लिए क्या होता है हमारा पी बी नाट बराबर पी बी नाट माइनस पी अपान पी बी नाट बराबर यक्स ए। ये तो हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि क्या हो दोनों वाष्पशील हो, तब दोनों क्या हो वाष्पशील, दोनों वाष्पशील हो तो दोनों क्या हो वाष्पशील हो तो दोनों वाष्पशील हो तो ये दोनों वाष्पशील हो तो क्या होगा पी बराबर होगा पी नाट ए यक्स ए प्लस पी बी नाट इंटू यक्स बी। तो ये वाला हमारा लग जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा 2 वाष्पशील द्रवों ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 100 और 200 mmHg हैं। यदि x से बराबर इतना तो कुल वाष्प दाब क्या होगा, यानी वाष्प दाब यानी P पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है ए व बी के वाष्प दाब यानी पी ए नाट और पी बी नाट दिया गया है, पी ए नाट और क्या दिया है यहाँ पर दिया है पी बी नाट और P पूछ रहा है और x से दिया है। तो हमारा P बराबर हो जाएगा, P बराबर हमारा हो जाएगा पी ए नाट इंटू यक्स ए प्लस पी बी नाट इंटू यक्स बी। तो हमारा क्या होगा पी ए नाट का पी कुल वाष्प दाब पूछ रहा है, तो हमारा पी ए नाट का मान कितना आ जाएगा, पी ए नाट का मान हो जाएगा कितना 100 गुणे यक्स ए का मान कितना है 0.3 प्लस पी बी नाट का मान कितना है 200 और यक्स ए का मान 0.3 है तो क्या होगा 0.7 यक्स बी का मान हो जाएगा। तो क्या होगा 100 तिहाई यानी क्या हो जाएगा हमारा 30 प्लस 2 7 14 यानी क्या हो जाएगा 140, 30 140 यानी हो जाएगा हमारा क्या पी का मान क्या हो जाएगा 170 क्या हो जाएगा एम एच जी 170 mmHg यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर यदि किसी विलयन की मोलरता 0.1 मोल है तो इस विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात कीजिए। यदि के एफ बराबर क्या दिया इतना दिया हो तो क्या करें हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ का मान डेल्टा टी एफ का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो डेल्टा टी एफ का मान पूछ रहा है तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोललता, के एफ इंटू मोललता। तो यहाँ पर क्या दिया मोललता दिया है तो के एफ का मान कितना दिया 1.86 इंटू मोललता दिया 0.1 तो हमारा क्या आ जाएगा 0.186 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ का मान पॉइंट, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का अर्धपारगम झिल्ली में किस प्रकार के कण गुजर सकते हैं, विलायक के विलेय के दोनों ए व बी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो क्या होता है एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली होता है। तो हमारा क्या होगा इसमें से मान ली क्या ये हमारा क्या अर्धपारगम झिल्ली है। तो हमारा क्या है ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है। तो अर्धपारगम झिल्ली से किसके कण गुजर सकते हैं, तो हमारा क्या है हमारा विलायक है, हमारा क्या है विलायक है और ये हमारा क्या है विलेय है, ये हमारा क्या है विलेय है। विलेय के कण क्या होते हैं बड़े होते हैं जबकि विलायक के कण क्या होते हैं हल्के होते हैं। तो क्या होंगे इससे कौन से कण जा सकते हैं विलायक के कण। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर जल का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया द्वारा संभव है। तो जल का शुद्धिकरण किसके द्वारा हम क्या करते हैं वियोजन के द्वारा कभी नहीं, विसरण के द्वारा नहीं, आरओ के द्वारा। और पराशर दाब से क्या होता है शुद्धिकरण की क्रिया नहीं की जाती है। क्या होता है हमारा उत्क्रम पराशरण यानी हमारा क्या जगह इसका आरओ जिसका हमारा क्या है आर ओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसका नाम क्या है आरओ। आरओ से क्या करते हैं आरओ का काम क्या है
जल का शुद्धिकरण करना। तो आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा यानी उत्क्रम पराशल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का रहा, किसी शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, मोल लीटर सेकंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड, या मोल लीटर सेकंड इनवर्स, या मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो हमारा क्या, तो शून्य कोट के लिए क्या होता है, हमारा हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और जो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है ये हमारा क्या है, द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का क्या इकाई है, यानी द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चन के आंसर जान चुके हैं। द्वितीय कोटि वेग स्थिरांक मात्रक, स्थिरांक का क्या है, हमारा मात्रक है। और यदि क्या होगा, द्वितीय कोट हो गया और हमारा क्या शून्य कोट हो गया, तो प्रथम कोट भी जान लेते हैं। प्रथम कोटि, प्रथम कोटि के लिए के का मात्रक क्या हो जाएगा, के का मात्रक। प्रथम कोट के लिए के का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। प्रथम कोट के लिए के का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक dx अपन dt और दिया इतना दिया है, तो अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की कोट क्या होगा, सांद्रताओं के घातों को क्या करेंगे, योग होता है अभिक्रिया की कोट। तो सांद्रता के घातों का योग क्या, 1/2 प्लस 1/2, तो यानी क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, n का मान 1 आ गया। तो हमारी अभिक्रिया किस कोट की है, प्रथम कोट की। तो हमारी अभिक्रिया भी क्या आ गई, प्रथम कोट की अभिक्रिया का भी पता लगा लिए कि क्या किस कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूछे तो सभी जा सकते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो उसको बता दिए। अभिक्रिया की दर हो जाती है जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है। जब तापमान को क्या करेंगे, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, 2 गुनी। अभिक्रिया की दर क्या होती है, 2 गुनी हो जाती है। जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, 2 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा शून्य कोट की अभिक्रिया में, शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 0.3 यम से 0.23 मोल से मोलर से 0.2 मोलर होने में 10 सेकंड लगे, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा। तो हमारा के का मान ये क्या कर रहा है, आर नॉट माइनस आर बटे टी। तो हमारा क्या रहा है, आर नॉट मतलब क्या रहा है, आर नॉट मतलब क्या, 0.3 से 0.3 से कितना जा रहा है, 0.2। तो मतलब पहले क्या था, प्रारंभिक मात्रा कितना 0.3 थी, लेकिन क्या होगा अंतिम मात्रा क्या 0.2। तो प्रारंभिक मात्रा माइनस अंतरिम मात्रा बटे इंटू 10। हमारा क्या है यहाँ पर वेग स्थिरांक के, और हमारा क्या है, हमारा टी है। हमारा क्या है आर नॉट, और हमारा क्या है आर है, आर नॉट, और हमारा क्या है आर है। और अभिक्रिया कौन सी, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए आर नॉट माइनस आर बटे टी होता है। तो यहाँ से क्या होगा 0. कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 0.1/10, यानी हो जाएगा 0.01 मोलर प्रति सेकेंड, या मोल लीटर इनवर्स। मोलर को मतलब क्या कहते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यम का मतलब क्या होगा, मोल प्रति लीटर होता है, तो क्या इसको क्या है, ये मोल प्रति लीटर। तो सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मोल प्रति सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, 0.01, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए हमारा वेग स्थिरांक का मात्रक हमारा क्या था, क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए क्या वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड इनवर्स। यहाँ पर भी अभी हमने बताया है, और इसका क्वेश्चन भी आपको यहाँ आगे मिल गया। तो क्या सेकंड इनवर्स। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा रेडियो एक्टिव विघटन किस प्रकार की कोट की अभिक्रिया है। रेडियो एक्टिव विघटन किस प्रकार की कोट की अभिक्रिया है, शून्य कोट की, प्रथम कोट की, द्वितीय कोट की, तृतीय कोट की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो रेडियो एक्टिव का विघटन होता है किस कोट की अभिक्रिया है, प्रथम कोट की अभिक्रिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन करा किसी अभिक्रिया के वेग दिया इतना, तो कोट का मान ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोट क्या, सांद्रताओं के घातों का योग 2 + 1/2, यानी 2 दूनी 4, यानी 5/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो कह रहा अभिक्रिया की आणविकता के लिए कौन सा मान संभव नहीं हो सकता। जो अभिक्रिया की आणविकता होगी क्या होगी, शून्य नहीं हो सकती है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी, शून्य नहीं हो सकती। अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है लेकिन आणविकता क्या होगी, शून्य नहीं हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा 2A क्या है, अभिकारक क्या हो रहा है, B+C क्या कर रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो अभिकारक क्या रहा है, 2A से क्या है, B+C क्या कर रहा है, उत्पाद बना रहा है। तो यदि की सांद्रता क्या करते हैं, दोगुना करने पर अभिक्रिया की दर होगी। तो मतलब क्या है, वेग। यदि हमारे क्या कर रहा है, अभिक्रिया की दर यानी वेग पूछ रहा है, तो हमारा के होता है, के दिया क्या, अभिक्रिया की दर को क्या कर दिया जाए, दोगुना, ये क्या हमारा ये स्क्वायर है। यदि क्या कर रहे हैं, कह रहा है ये की सांद्रता को क्या करते हैं, दोगुना कर दें। तो ये की सांद्रता को क्या कर देते हैं, यदि दोगुना कर देते हैं, ये की जो हमारा सांद्रता है, तो इसको क्या कर दें, 2A कर दें। तो दोगुना करने पर जो हमारा अभिक्रिया की दर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारा अभिक्रिया की दर हो जाएगी कितनी, 4 गुनी 2 दूनी 4 यानी 4Ka का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो अभिक्रिया की सांद्रता क्या करें, सांद्रताओं के घातों का वर्ग योग क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होती है ना। नेक्स्ट कह रहा शून्य कोट के लिए ढाल का मान दिया इतना, तो वेग स्थिरांक का मान होगा। तो हमारा ढाल बराबर होता है, ढाल बराबर माइनस के, यानी कि हमारा के क्या है, वेग स्थिरांक शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। तो हमारा के है, के बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस ढाल, के हो जाएगा क्या हमारा माइनस ढाल के बराबर। तो हमारा के बराबर क्या, ढाल कितना है हमारा, ढाल का मान कितना दिया, माइनस 0.002 यानी क्या हो जाएगा हमारा 0.002 यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेडियो एक्टिव विघटन में अर्ध आयु 1000 वर्ष है, तो उसके वेग स्थिरांक का मान क्या होगा, 6.93 गुणे 10⁻⁻2 वर्ष। यानी के का मान के बराबर क्या होता है 0.6। कह रहा विघटन के लिए अर्ध आयु के लिए सूत्र होता है 0.693 बटे क्या होता है हमारा टी हाफ। टी हाफ हमारा होता है, टी हाफ होता है। तो हमारा क्या अर्ध आयु का दिया कितना 1000 वर्ष, यानी 0.693 बटे कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 6.93 गुणे 10⁻⁻4 वर्ष। इसका क्या हो जाएगा हमारा के का मान निकल कर आ जाएगा। तो के का मान क्या होगा, वेग स्थिरांक का मान कितना आ जाएगा, इतना वर्ष हो जाएगा। तो 6.93 यानी 10⁻4, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है के बराबर दिया है इतना, तो सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा। सक्रिय ऊर्जा हमारा के बराबर कितना, के बराबर दिया कितना 2.18 गुणे 10⁻⁻3, ई का पावर दिया कितना माइनस 1 के बाद कितना दिया है 40 बटे टी। तो हमारा के बराबर क्या होता है, के बराबर हमारा फार्मूला होता है ए ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी से तुलना करने पर, इससे क्या करने से तुलना करने पर, से तुलना करने पर इससे हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो हमारा ई ए बटे आर टी माइनस ई ए बटे आर टी का मान कितना दिया है माइनस 1000 माइनस 10,000 बटे टी। तो माइनस 10,000 बटे टी, टी से टी यहाँ पर क्या होगा कट गया, तो हमारा ई ए अपान आर, तो ई ए माइनस ई ए यानी आर का मान कितना दिया है 8 आर का मान होता है कितना 8.314 बराबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10,000। माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया। तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ई ए बराबर क्या होगा, इसका गुणा करेंगे 10,000 में गुणा करेंगे क्या होगा 3 जीरो कट जाएगा, यानी कितना देगा 1 जीरो बचेगा, यानी 83,140। तो 83,140 जूल प्रति मोल हो जाएगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं 83.140 किलो जूल प्रति मोल। तो क्या आएगा 83
हमारा क्या आएगा, यानी 83,140 जूल प्रति मोल। तो 83,140, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सक्रिय ऊर्जा हमारा क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा यहाँ पर ये जान लीजिए क्या, सक्रिय ऊर्जा ये का मान पूछ रहा था। तो देखिए अगला क्या कह रहा है, तो कह रहा छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया के लिए यहाँ पर कह रहा वेग, वेग कितना दिया है, यहाँ पर के बराबर दिया इतना, और वेग यहाँ पर दिया इतना। तो यहाँ पर जो दिया यहाँ पर क्या है, आणविकता, आणविकता कितनी है 2। यहाँ पर इन दोनों की देखिए क्या आणविकता क्या है, आणविकता कितना है 2, लेकिन कोटि, कोटि कितनी है, कोटि कितना है 1। यह छद्म कोटि की दिखने में लग रहा है क्या, यह इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि 2 होगी, यह क्या होगी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन क्या है यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि क्या इसकी अभिक्रिया की कोटि ही क्या है 1 है, 1 में 0 जोड़ने क्या एक ही तो आएगा 2, देखने में तो क्या लग रहा है 2 है, यानी द्वितीय कोटि की हो सकती है, लेकिन क्या है यह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसे क्या होंगे ए और बी दोनों क्या होंगे छद्म कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की छद्म, प्रथम कोटि की क्या है छद्म, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के क्या है समीकरण ये दोनों हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है H2 + Cl2 HCl अभिक्रिया के लिए कोट n का मान क्या होगा। तो H2 और Cl2 का मान किसकी उपस्थिति में, H यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं ये क्रिया करते हैं। H क्या करेंगे, यह प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे अभिक्रिया करते हैं, तो HCl प्राप्त होता है। तो इसकी कोट कौन से कोट की अभिक्रिया, यह हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा द्विदंती लिगेंड्स है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या है, कौन सा द्विदंती क्या है लिगेंड्स है। तो द्विदंती लिगेंड्स कौन सा होगा, तो NH3। तो द्विदंती लिगेंड्स कौन सा होगा, तो इसका नाम क्या है हमारा एथिलीन, एथिलीन डाईएमीन। EN को क्या लिखते हैं एथिलीन डाईएमीन। ये हमारा कौन सा लिगेंड है, हमारा क्या है द्विदंती लिगेंड है। इसको पढ़ सकते हैं एथेन 1,2 डाईएमीन, डाईएमीन। और जो हमारा NH3 H2O और CO ये क्या है एक दंती लिगेंड है, एक दंती लिगेंड्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं एक ही युग्म क्या करते हैं दान कर सकते हैं। ये क्या है 2 युग्म दान करता है, इसे क्या द्विदंती है। ये क्या इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं एक युग्म दान करते हैं, एक युग्म दान करते हैं, इसलिए ये क्या हमारे क्या है ये एक दंती है। और क्या ये EN क्या है एथिलीन डाईएमीन क्या है 2 युग्म दान करता है, इसे क्या है हमारा द्विदंती लिगेंड्स है। तो इसमें करा इतना कितने आयन मुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा क्या है CO, यहाँ पर यह क्या CO NH3 का 5 और ये हमारा क्या है Cl। अब यहाँ पर Cl2। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्या Cl क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा एक आयन, ये तो क्या करेगा इतना क्या करेगा एक आयन, यहाँ से क्या होगा एक आयन निकलेगा, और हमारा क्या है Cl2 क्या करेगा एक आयन देगा, यानी 2 आयन Cl2 देगा और एक आयन क्या होगा Cl माइनस देगा। तो यानी टोटल कितने आयन हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 3 आयन। तो एक आयन ए देगा और 2 आयन क्या होगा ए देगा ए Cl। तो 3 Cl है क्या होगा 3 आयन देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा बर्नर के सिद्धांत के अनुसार इसमें द्वितीयक संयोजकता यानी उप सहसंयोजन संख्या कितनी है। तो द्वितीयक संयोजकता यहाँ पर कितनी है, तो द्वितीयक संयोजकता का मान पूछ रहा है। तो द्वितीयक संयोजकता का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Fe और Cn। ये क्या आएंगे द्वितीयक संयोजकता का मान कितना हो जाएगा 5 और 1 6। तो द्वितीयक संयोजकता क्या हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी 6। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है NiCO4 का IUPAC नाम क्या है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, कार्बन क्या है 4 है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि क्या इसकी संयोजकता कितनी है 0 है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट करा MH H2O
का होल 5 NH3 Br2 जटिल यौगिक में मैग्नीज की क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो H2O का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और NH3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जबकि ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, यानी हो जाएगा +2, यानी b का मान क्या होगा हमारा, हो जाएगा +2। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट कह रहा CO NH3 का 5 Br SO4 में कौन सी समवायता पाई जाएगी। तो इसमें कौन सी समवायता पाई जाएगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CO क्या है, NH3 का 5 और Br और क्या हमारा SO4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर काउंट Br क्या है, यहाँ पर क्या करेगा, Br से यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ से आयन क्या होगा, स्थानांतरित होगा, यानी क्या इसमें क्या है, कौन से आयन है, काउंटर आयन, ये क्या है हमारे काउंटर आयन है, इसमें क्या है, काउंटर आयन। तो इसमें क्या है, काउंटर आयन उपस्थित है, इसके कारण क्या होगी, एक कौन सी समवायता हो जाएगी, आयनन समवायता हो जाएगी। तो काउंटर आयन के कारण क्या होगा, आयनन समवायता क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कह रहा है यदि ΔO ग्रेटर देन P तो D6 के लिए T2G और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो हमारा क्या है, ये किसके लिए होता है, ΔP0 क्या होता है हमारा, प्रबल लिगेंड के लिए होता है, ये हमारा क्या है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड के लिए, प्रबल लिगेंड्स। तो प्रबल लिगेंड्स के लिए यह मान होता है। तो हमारा D6 क्या करा, D6 के लिए, तो D6 क्या हमारा प्रबल लिगेंड है, तो क्या होगा, D6 में D में क्या होगा, 5, तो प्रत्येक में क्या, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, प्रबल लिगेंड्स के कारण क्या होगा, ये एक तरफ हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यह प्रबल लिगेंड्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या होंगे, एक तरफ आ जाएंगे, तो यानी 1 2। तो क्या होगा, यहाँ पर T2G हमारा क्या होगा, जो भरा हुआ है हमारा क्या होगा, T2G, ये T2G है, और हमारा क्या है, EG। तो T2G का मान कितना है, यहाँ पर 6, और EG का मान कितना है, 0। तो हमारा T2G 6 और EG का मान क्या होगा, 0। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, D6 स्केल क्या 0 हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा इसका IPSC नाम लिखिए, Cr NH3 का होल 4 Br ONO या Cl। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर NH3 यानी 3 बार है, तो क्या होगा, ये हमारा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, टेट्राएमीन। तो सारे में क्या है, टेट्राएमीन, यानी 3 एमीन है, 4 एमीन है, क्या होगा, टेट्रा हो जाएगा। तो टेट्राएमीन, तो टेट्राएमीन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अरे ये तो हट जाएगा, और ये भी क्या होगा, ये भी हट जाएगा। अब टेट्राएमीन, अब उसके बाद हम देखेंगे ब्रोमाइड B, और पहले ब्रोमाइड B आ रहा है, फिर उसके बाद C आएगा। तो ब्रोमाइड, तो B से क्या होगा हमारा, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। तो ब्रोमाइडो एक में है, और फिर नाइट्राइटो, नाइट्राइटो O, मतलब क्या ONO है, तो क्या हो, नाइट्राइटो O। और उसके बाद हमारा क्या है, क्रोमियम, उसके बाद क्रोमियम, ब्रोमाइडो, उसके बाद नाइट्राइटो, B के बाद क्या आएगा, N आएगा, उसके बाद ब्रोमाइडो, नाइट्राइटो, उसके बाद क्या होगा, क्रोमियम, थर्ड। क्रोमियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। और क्लोराइड। यदि आपको IPSC नाम में डाउट हो तो क्या कीजिए, आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन कराया गया है। तो वहाँ पर क्या है, IPSC नाम से क्या होगा, आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्या करें, IPSC नाम आपको लिखना अच्छे तरीके से वहाँ पर सिखाया गया है। क्योंकि यहाँ सिखाएंगे तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, सेशन बहुत लंबा चलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका हमारा टेट्राएमीन क्या जानिए, यहाँ पर 4 एमीन है, क्या होगा, यह होगा टेट्राएमीन, फिर ब्रोमाइडो, फिर नाइट्राइटो N, क्रोमियम, थर्ड क्लोराइड। तो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा यहाँ पर सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा निम्न संकुल यौगिक में सबसे अस्थायी कौन है। तो इसमें सबसे अस्थायी कौन है, तो इसमें क्या है, जो यहाँ पर ये तो अस्थायी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये अस्थायी, इस ए वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C अस्थायी क्यों होगा। यह क्या हमारा द्विदंती लिगेंड्स है, ये हमारा क्या है, द्विदंती लिगेंड्स है, द्विदंती लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड्स।
द्विदंती लिगेंड है। किसके प्रभाव का यह क्या करता है? यह कीलेट प्रभाव प्रदर्शित करता है। कीलेट प्रभाव यह क्या करता है? कीलेट प्रभाव करता है, प्रदर्शित करता है। यानी क्या इसकी संरचना क्या होती है? चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना के क्या होता है? यह अधिक अस्थायी होता है। चक्रीय संरचना दिखाता है जिसके कारण क्या होता है? यह अधिक अस्थायी होता है। क्या? चक्रीय संरचना के कारण क्या होता है? यह अधिक अस्थायी होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कितने हैं आपके? 66 तक हैं। तो क्या आ गए? 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं उसको। ये हमारा क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन, ये पिछला वाला था, यह क्या है आपको सेम टू सेम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो निम्न साइकुल यौगिक में क्या कौन अस्थायी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन का रहा उपसहसंयोजक यौगिक का D2sp3 होने पर कौन सी ज्यामिति संभव है? जब D2sp क्या होगा? प्रदर्शित करेगा, यानी इसका मतलब क्या होगा? इसको लिख सकते हैं sp3d2। तो sp3d2 तो यह कौन सी संरचना प्रदर्शित करेगा? 3 2 5 1 6, यानी यह कौन सी संरचना? इसको बीबीटी में हमने पढ़ा है, तो बीबीटी आपको जरूर देखना चाहिए। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी हमारी? इसकी संरचना हो जाएगी हमारी अष्टफलकी। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी हमारी? अष्टफलकी संरचना बनाएगी। और जो चतुष्फलकी के लिए क्या होना चाहिए? चतुष्फलकी के लिए होता है sp3। तो चतुष्फलकी के लिए sp3 और त्रिकोणी के लिए होता है sp2 होता है। तो ये क्या होगा? sp3d2 के लिए क्या होता है? हमने पढ़ा है sp3d2 कौन सा संरचना होता है? अष्टफलकी होती है। तो सीधा हमने पढ़ा था। फिर बढ़ते हैं अगला। कह निम्न में से प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करता है। तो प्रकाशिक समझौता कौन प्रदर्शित करेगा? मान लीजिए क्या ये हमारा क्या है? प्रतीक पीछे रख देते हैं। तो हमारा क्या है? यदि प्लेटिनम, प्लेटिनम में प्रकाशिक समझौता यानी क्या? NH3 क्या? NH3 और यहाँ पर क्या हो? यदि Cl हो और यहाँ पर क्या हो? Cl हो, तो यहाँ पर कौन सा प्रकाशिक समझौता क्या होगा? यहाँ पर हमारा यहाँ पर Pt आने के लिए क्या होगा? यहाँ पर NH3 तो आएगा ही, और NH3 भी क्या होगा? यहाँ पर भी आएगा, और हमारा क्या होगा? Cl। तो प्रकाशिक समझौता क्या कर रहा है? यही तो प्रदर्शित कर रहा है। तो मतलब क्या होगा? समपक्ष रूप, मतलब समान पक्ष क्या होना चाहिए? एक पक्ष क्या, प्रत्येक पक्ष क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी सब पक्ष रूप होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए? शीर्ष। प्रकाशिक समझौता के लिए क्या होना चाहिए? समपक्ष रूप का होना चाहिए। विपक्ष रूप रहेगा क्या होगा? एक कुछ और अलग तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अलग प्रदर्शित कर देगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। बढ़ते हैं आगे। कह रहा K4FeCN6 जटिल यौगिक है क्योंकि यह क्या है? होमोलेप्टिक है। यह कौन सा है? होमोलेप्टिक के कारण क्या है? यह जटिल यौगिक है। अब इसमें कह रहा है कि प्राथमिक संयोजकता कौन सी है? तो प्राथमिक संयोजकता क्या है? यही तो हमारा प्राथमिक, ये तो हमारा क्या द्वितीयक में आएगा। तो हमारा क्या प्राथमिक संयोजकता क्या है? यहाँ पर Cl की हो जाएगी। तो प्राथमिक संयोजकता कितनी है हमारे? यहाँ पर 3 है। प्राथमिक संयोजकता कितनी है? यहाँ पर इसमें 3 है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन प्रबल लिगेंड की भांति कार्य करता है? तो हमारा जो प्रबल लिगेंड के बारे में हमने बहुत सारे बताए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? CN यानी साइनो, इसको हम क्या पढ़ते हैं? साइनो पढ़ते हैं या साइनाइडो पढ़ते हैं? साइनाइडो, इसको साइनो या साइनाइडो दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा COCl.6NH3 की क्रिया AgNO3 से कराने पर 3 मोल AgCl प्राप्त हुए यौगिक का सही संरचना सूत्र क्या होगा? तो कह रहा COCl से क्या हो रहा है? 3 मोल क्या हो रहा है? AgCl क्या हो जाएगा? प्राप्त होगा। 3 मोल AgCl प्राप्त हो रहा है। तो CO 3 मोल AgCl के लिए क्या होगा? NH3 यानी क्या होना चाहिए? NH3। हम 3 मोल का रात क्या होगा? NH3 क्या जगह? यहाँ पर 6 है, यानी 6 NH3 है। तो COCl CO क्या होगा? CO क्या होगा? NH3 यहाँ पर लगा दिए। अब कह रहा कितना? 3 मोल क्या? AgCl। तो AgCl प्राप्त हुए, तो AgCl प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर कितना Cl है? यहाँ पर 3 Cl हो जाएगा। तो 3 मोल क्या होगा? 3 Cl। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? ये हो जाएगा CO3 का होल 6 यानी Cl3, यानी ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो AgNO3 से कराने पर तो यहाँ पर क्या? CO को पहले लिख दीजिए, फिर NH3 को क्या कीजिए? रख दीजिए और 6 लिख दीजिए। उसके बाद क्या रहा? 3 मोल, कितना मोल प्राप्त हो रहा? तो 3 मोल क्या? Cl है, क्या होगा? Cl प्राप्त
हो जाएगा, तो AgCl प्राप्त हो जाएगा। तो AgNO3 से क्या होगा, Ag से क्या होगा, NO3 क्रिया करके AgNO3 निकाल लेगा। तो यहाँ पर हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। करा निम्नलिखित में कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो इनमें से द्विक लवण हमारा क्या होता है, फिटकिरी, और मोहर लवण क्या होते हैं, द्विक लवण होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, फिटकिरी और मोहर लवण, फिटकरी और मोहर लवण, मोहर लवण ये क्या द्विक लवण होते हैं, यानी पोटास एलम, जिसे क्या कहते हैं, पोटास एलम। इसका फार्मूला होता है क्या, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। तो ये क्या होता है, हमारा फिटकरी का सूत्र होता है। नेक्स्ट, करा समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। यानी समन्वय यौगिक यानी उप सह संयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक। समन्वय यौगिक का मतलब क्या होगा, उप सह संयोजक यौगिक। तो इसका उदाहरण किसने दिया था, तो इसका उदाहरण कौन दिया था, वर्नर ने दिया था। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है सेशन का द एंड नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कुछ और करेंगे। करा सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीकरण संख्या किसका है। तो डी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक से, करा सबसे अधिक संख्या में ऑक्सीकरण संख्या किसकी होती है। तो हमारे क्या होती है, सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या क्या आती है, मैग्नीज की, मैग्नीज। यह क्या है, एक कौन सी श्रेणी में आता है, ये प्रथम संक्रमण श्रेणी में है, प्रथम संक्रमण श्रेणी। यह क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। यह कौन सी श्रेणी, यानी 3D श्रेणी का तत्व है, यानी 3D श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी 3D श्रेणी। एक सेकेंड, यह 3D श्रेणी। फिर करा कौन सा तत्व संक्रमण धातु नहीं है। कौन सा संक्रमण तत्व संक्रमण धातु नहीं है, जिनमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, संक्रमण धातु नहीं होते हैं। जैसे क्या होगा, जिंक, कैडमियम और पारा, ये क्या है, हमारे संक्रमण धातु नहीं है। जिसमें क्या होगा, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, डी कक्षक में अयुग्मित डी कक्षक में क्या हो, जिनके डी कक्षक में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके क्या है, डी कक्षक में क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो हमारे KMnO4 में जो यमियन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +7 होती है। क्योंकि क्या सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दिखाने वाला कौन है, हमारा मैग्नीज है। फिर करा यमियन डबल प्लस में चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान कितना होगा। तो हमारा यमियन डबल प्लस में हमारा क्या है, इसका 4s2 और क्या हो जाएगा हमारा 3d5 इसका आएगा। तो 3d5 में हमारा क्या है, डी कक्षक में क्या होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी एन का मान क्या है, यहाँ पर एन का मान कितना है, 5। तो हमारा म्यू बराबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5.89 BM बोर मैग्नेट्रॉन। तो हमारा क्या होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या करेंगे, 0.89 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और सीधा आपको क्या हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण पता हो जाएगा। अब कह रहा C4+ अस्थायी होने के कारण इसकी जो क्या आती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आता है, 4f0 और 5d0 और 6s क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी f0 क्या अस्थायी विन्यास के कारण होता है। इसमें क्या होगा, इसकी जो क्या होती है अस्थायी होने का कारण क्या है, 4f में भी क्या है, 0 है। यानी क्या है, f ब्लॉक में क्या है, 0, इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, अस्थायी विन्यास के कारण क्या है, f0 अस्थायी विन्यास के कारण क्या होता है, यह अस्थायी होता है, अस्थायी विन्यास के कारण, विन्यास के कारण क्या होता है, यह अस्थायी होता है। जिंक डबल प्लस रंगीन है या रंगहीन। तो हमारा इसमें क्या होता है, 3d क्या होता है 10, इसमें क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह क्या है, इसमें अयुग्मित
इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं है, तो इसलिए क्या है हमारा, रंगहीन है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होता है, रंगीन होता है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं क्या होता है, रंगहीन होता है। कर Cr डबल प्लस अपचायक है या आक्सीकारक है, तो यानी Cr2+ से क्या बनाएगा, ये Cr3+ बनाता है। Cr2+ से Cr क्या होगा, 3+ बनाएगा। अतः कह सकते हैं क्या, यह अपचायक है। यह क्या है, अपचायक। यह कौन सा, कैसा है, अपचायक है। कर Cr2O7 डबल माइनस अम्लीय माध्यम में I- को किसमें, I2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत करता है। क्या I2 में क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। तो हमारा हो जाता है यहीं पर सेशन का द एंड। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सेशन यदि अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको छांटना और एक जगह देना इतना आसान नहीं होता है। तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारे टॉपिक को आपको वीडियो दिए जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।